हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल यूनिक 24 क्लास में स्वागत है। हम लोगों का जो रेलवे के लिए साइंस का जो सीरीज चल रहा है, रेलवे के लिए रेलवे साइंस का जो सीरीज चल रहा है उसमें चैप्टर 2 कर रहे हैं हम लोग। किसका? केमिस्ट्री का चैप्टर 2 कर रहे हैं। अगर चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है 3 पार्ट में, अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और चैप्टर 2 भी 2 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, आज फाइनल पार्ट है, लास्ट थर्ड पार्ट होगा। अगर आप ये दोनों पार्ट नहीं देखें तो आप जाके पहले इसको देखिए, फिर थर्ड पार्ट में देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं थर्ड पार्ट में। तो ये सब हम लोगों ने कवर। अब हम बात करेंगे शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। जैसे शुद्ध पदार्थ के बारे में हम लोगों ने जान लिया, तो अब इसके प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे देखिए, पदार्थों को जो है सो उनका रासायनिक संगठन, जो पदार्थ है ना, उनके रासायनिक संगठन के आधार पर दो भागों में, तत्व या यौगिक में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसमें किसमें? तो तत्व या फिर यौगिक में। एक एक करके देखते हैं भी हम लोग क्या होता है। जैसे तत्व, तो तत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने किया था। किसने किया था? तो रॉबर्ट बॉयल ने सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग 1661 में किया था, ठीक है। सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था रॉबर्ट बॉयल ने। लेकिन फ्रांस के रसायनज्ञ हैं एंटोनी लॉरेंट लवॉयजिए, उन्होंने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को, जो तत्व की जो परिभाषा है उसको प्रयोग द्वारा, तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया था। मतलब कि यूज करके देखा था। तो तत्व की जो परिभाषा है कि नहीं, वो परिभाषा तो जो है सो उसका यूज करके क्या किया, मतलब प्रयोग करके, प्रयोग के द्वारा उसको क्या किए? प्रतिपादित किए। ये हो गया। उनके अनुसार क्या था तत्व? तो उनके अनुसार तत्व था कि पदार्थ का वह मूल रूप, अपना पर्सनल रूप, जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया, कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब वो फिक्स हो गया अब कि यहाँ से वो अब चेंज, उसका जो रासायनिक है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि अब पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब तत्वों को जो है सो साधारणतः कितने भागों में बांटा गया? तो 3। हम जानते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और तीसरा क्या है? तो उपधातु। धातुएं क्या होती है कि इनका गुणधर्म क्या क्या है? तो कुछ धातुएं जो है सो इन सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करती है, या कुछ धातुएं इनमें से कुछ को प्रदर्शित नहीं करती है। जैसे कि ये चमकीली होती है, जब निकलती है तो ये क्या होती है? चमकीली होती है। ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है। तो चांदी जैसी सफ़ेद या फिर सोने की तरह पीले रंग की होती है। और क्या गुणधर्म है इसका? ताप तथा विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। ताप तथा विद्युत का सुचालक। अगर सुचालक का मतलब नहीं पता है तो जैसे ताप मतलब कि क्या हो गया कि जैसे कि मान लीजिए कि ये बर्तन है, ठीक है। ताप का सुचालक का मतलब ये हो गया कि अगर हम हीट यहाँ पे दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम हीट को यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये इतना दूर तक हीट तो होगा ही होगा। साथ में क्या करेगा? धीरे धीरे हीट इधर भी बढ़ रहा है। मतलब कि क्या हो जाएगा? ये जो बर्तन अभी हम लोगं ने बनाया, ये क्या है? सुचालक है। मतलब कि ये सुचालक है, मतलब चालक को, जो ताप का जो चालक है उसको क्या कर रहा है? वो सपोर्ट कर रहा है। मतलब चालक जो है सो ताप जो है सो यहाँ से बढ़ के आगे की ओर बढ़ रहा है, मतलब ये ताप का सुचालक है। उसी तरह विद्युत का सुचालक कहने का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए ये एक छड़ी है और छड़ी में हम यहाँ पे करंट दे रहे हैं, बिजली का जो करंट है उसको दे रहे हैं, और यहाँ पे हाथ से कोई पकड़ के रखा है तो करंट क्या करेगा? उसको यहाँ पे भी पकड़ लेगा। मतलब यहाँ पे भी करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब कि ये बर्तन जो है सो विद्युत का क्या है? तो सुचालक है। ये तन्य होती है। तन्य कहने का मतलब है कि इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। मतलब कि लचीला, मतलब कि हाँ लचीला होता है। इसको इतना बड़ा से क्या कर सकते हैं? इसको खींच के लंबा कर सकते हैं, ठीक है। और ये आघातवर्ध होते हैं। मतलब कि इनको पीट करके क्या किया जा सकता है? महीन चादरों में ढाला जा सकता है। मतलब पीट पीट के क्या किया जा सकता है? उसको पतला किया जा सकता है। और ये क्या होते हैं? प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं। प्रतिध्वनिपूर्ण कहने का मतलब है कि उसको पीटने से क्या होता है? आवाज़ आता है, मतलब कि अच्छा खासा आवाज़ आता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि, ये सब किसके उदाहरण है? तो ये सब धातु के उदाहरण हैं। जैसे देखिए, अब बोले थे यहाँ पे कि जो ये धातुएं हैं लगभग में से सभी गुण धर्मों को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ कुछ को प्रदर्शित नहीं करते हैं। जैसे कि बात करते हैं तो पारा पारा तो आता है धातु की श्रेणी में, लेकिन कमरे के तापमान पर यह क्या होता है? द्रव होता है, लिक्विड के फेज में होता है, ठीक है। किसके फेज में होता है? तो लिक्विड के फेज में होता है। अब आज बात करते हैं अधातुएं। अधातुएं दिए गए निम्न गुणों में से प्रायः कुछ को या सभी को प्रदर्शित करता है, ठीक है। कुछ को या तो फिर क्या करेगा? सभी को प्रदर्शित करेगा, ठीक।
जैसे कि ये विभिन्न रंगों की होती है, इसकी जो रंग होते हैं वो क्या होते हैं, विभिन्न रंगों के होते हैं। ये ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जो धातु होता है वो क्या होता है, सुचालक होता है, लेकिन ये क्या होगा, विद्युत का और ताप का क्या होगा, तो कुचालक होगा। ये चमकीली होती है, प्रतिध्वनिपूर्ण, जैसे कि बोल रहा है कि क्या ये जो अधातु ये चमकीली होती है, जैसे धातु तो चमकीली होती है लेकिन अधातु चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण या फिर आघातवर्धी, ये सब नहीं होता है इसमें, ठीक है, ये सब इसमें नहीं होता है, याद रखना। ठोस धातु में होता है लेकिन अधातु में ये सब नहीं होता है। देखते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि, ये सब किसके उदाहरण हैं, तो ये सब अधातुओं के उदाहरण हैं, ठीक है। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जैसे धातु तो समझ लिए, अधातु भी समझ लिए, लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं कि धातु और अधातु के बीच के जो गुण हैं उसको प्रदर्शित करते हैं, धातु अधातु के बीच के गुण को प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग, जिन्हें उपधातु कहते हैं या मेटेलॉइड कहते हैं, ठीक है, उपधातु या मेटेलॉइड कहा जाता है। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि, ये याद रखना, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। अभी तक जो है, अभी तक तत्वों की संख्या 100 से अधिक, लगभग 118 के आसपास है, 100 से अधिक है, आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, लगभग 118 के आसपास, या कुछ मतलब एग्जैक्ट तो नहीं पता लेकिन 118 लगभग है। इनमें से जो 92, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 92 जो तत्व हैं वो क्या है, प्राकृतिक है, मतलब प्राकृतिक नेचुरल है, लेकिन जबकि शेष जो है सो वो मानव निर्मित है, मतलब मिला के इधर उधर से करके बनाया गया है, ठीक है, तो मानव निर्मित है। लेकिन अधिकतर तो तत्व को देखा जाए, अगर पीरियोडिक टेबल में आप देखते तो अधिकतर तत्व जो है सो वो क्या है, तो अधिकतर तत्व किस रूप में है, तो ठोस के रूप में है। और 11 तत्व, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये बॉक्स वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे अधिकतर क्वेश्चन बनता है। 11 तत्व जो है सो कमरे के तापमान पर गैसें हैं। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने तत्व हैं जो कमरे के तापमान पर गैस के रूप में रहते हैं, तो कितने तत्व हैं, तो 11 तत्व हैं। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहते हैं, ठीक है, कितने तत्व, तो 2 तत्व पारा और ब्रोमीन, साथ में नाम भी याद रखना है, ठीक है। गैलियम तथा सीजियम तत्व के कमरे, गैलियम तथा सीजियम गैलियम तथा सीजियम जो तत्व है वो कमरे के तापमान लगभग 303 केल्विन के से कुछ अधिक तापमान पर किस अवस्था में आ जाता है, तो द्रव अवस्था में आ जाता है। इसमें ये मेन चीज़ याद रखना है, कितने टेम्परेचर पे, तो 303 केल्विन के टेम्परेचर पे, और नाम याद रखना है क्या चीज़, गैलियम तथा सीजियम, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं यौगिक। यौगिक क्या होता है कि एक यौगिक वह पदार्थ है, मतलब ये भी पदार्थ ही है, लेकिन जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। जैसे हाइड्रोजन एक तत्व हो गया, ऑक्सीजन एक तत्व हो गया, ठीक है, और ये मिल के क्या बनाता है, ये बनाता है आपका H2O, वाटर बनाता है कि नहीं बनाता है। तो इस तरह जैसे कि ये हो गया आपका एक तत्व, ये हो गया आपका एक तत्व, और मिल के बन गया वाटर। यौगिक सेम, मतलब जब भी आप कितनों भी वाटर का क्वांटिटी ले लें, इसका जो रेशियो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, रेशियो एवरी टाइम क्या रहेगा, तो सेम रहेगा। तो वही बोल रहा है कि वह पदार्थ, जैसे कि ये जो कि 2 या 2 से अधिक तत्व, या तो 2 तत्व या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात, एक कांस्टेंट अनुपात में रासायनिक तौर पर क्या बनाते हैं, संयोजन बनाते हैं। संयोजन हम देखेंगे क्या होता है, सो जब रसायन के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। अभी संयोजन का मतलब समझ लीजिए कि जब 2 तत्व मिलकर एक तत्व बनाता है तो उसको हम लोग संयोजन, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो संयोजन से बना होता है, संयोजन मतलब समझ में भी आ रहा होगा कि मिलना होता है। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं, अभी देखें ना हम लोग उस टाइप से अभी समझते हैं, ठीक है। अच्छा, पीछे हम लोगों ने एक टॉपिक कवर किया था मिश्रण, क्या वो आपको याद है, तो मिश्रण के बारे में नहीं पता है तो आप पीछे जाके देख लीजिए, मतलब 2 पदार्थों जो मिलते हैं ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मिश्रण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ उसको हम लोग नहीं देखेंगे, अभी डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब मेन पॉइंट याद रखना है, ठीक है, अभी हम रिलेट करेंगे इसको। जैसे कि जो हाइड्रोजन होता है ना, यह रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और ज्वलनशील होता है। क्या होता है, मतलब जलने में ये सपोर्ट करता है, क्या, हाइड्रोजन, ठीक है। और जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, ये डायरेक्टली याद रखना है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है ये रंगहीन गैस तो है, और इसकी गंध जो है, इसकी स्मेल जो है सो किसके जैसी है, तो सड़े हुए अंडे जैसी। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि हाइड्रोजन सल्फाइड की जो गंध है वो किसके जैसी होती है, तो सड़े हुए अंडे जैसी होती है, ठीक है। अब देखते हैं हम कि जो यहाँ पे जो समूह 1 दिया हुआ है,
क्रियाकलाप में जो समूह 1 दिया है इसमें मिलाने के लिए बोला है क्या क्या, लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस करके डायरेक्टली सिंपल क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। और समूह 2 में क्या किया है कि लोहे का जो चूर्ण है और सल्फर पाउडर है उसको पीस कर तो साथ में मिलाना है ही, लेकिन जो मिश्रण बना, जैसे अभी बोलिए ना कि दो पदार्थ जब मिलते हैं सिंपल नॉर्मली तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो मिश्रण बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मिश्रण बना ना, मिश्रण को जो उसको तीव्र ताप पर, तो तीव्र ताप पर अगर देंगे तो टेम्परेचर देंगे तो वो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, फिर वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया पिछला पार्ट में। तो उसको तीव्र ताप पर क्या करने बोल रहा है कि लाल होने तक गर्म करने बोल रहा है, ठीक है। किसका, तो लोहे का चूर्ण और सल्फर पाउडर का जो मिश्रण है उसमें। अब ज्वाला को क्या करना, हटा देना, मतलब अब गैस को बंद कर देना और मिश्रण को ठंडा होने देना है, ठीक है। तो क्या पाते हैं हम, तो आपने पाया कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त जो पदार्थ है वो भिन्न गुणों को दर्शाते हैं, भिन्न भिन्न गुणों को दर्शाते हैं। जैसे प्रारंभ में जो समूह 1 है वो समान रूप से था, जैसे कि लोहा का चूर्ण मिलाएं या सल्फर का जो पाउडर है उसको मिलाएं तो क्या होता है, उसका जो पदार्थ है वो तो समान ही है ना, सिर्फ मिल गया है। तो समूह 1 की क्रिया के फलस्वरूप आप क्या पाते हैं, उसको भौतिक परिवर्तन पाते हैं, क्योंकि उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ क्या, रासायनिक परिवर्तन तो नहीं है, उसका केमिकल तो सेम ही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन हुआ। जबकि समूह 2 जो सेकेंड समूह था उसमें हम लोग हीट वगैरह दिए तो उससे क्या हो गया, उसका मतलब कि जो उसका रसायन था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो उसमें क्या हुआ कि पदार्थों का कौन सा परिवर्तन हुआ, तो रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब देखते हैं हम लोग समूह 1 द्वारा प्राप्त जो सामग्री है, जो सिंपल बिना गर्म किए हुए सिर्फ मिला दिए थे, वो दो पदार्थों का मिश्रण है। डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि वो क्या चीज़ है, मिश्रण है, जिसमें दिए गए पदार्थ लोहा तथा सल्फर है, ठीक है। अब देखते हैं कि मिश्रण का गुण जो है उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। तो मिश्रण का जो गुण है वो दोनों जो तत्व मिले हैं उनके तो समान ही होगा ना। लेकिन समूह 2 द्वारा प्राप्त सामग्री क्या है, तो यह यौगिक है, एक कंपाउंड बन गया। क्या बन गया, कंपाउंड। कंपाउंड मीन्स यौगिक बन गया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो है लेकिन और भी कुछ केमिकल चीज़ें इसमें आके मिल गई है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट दिया हुआ है, मिश्रण तथा यौगिक में क्या डिफरेंट है। तो मिश्रण तथा यौगिक में अगर डिफरेंट देखेंगे तो मिश्रण तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। क्या करते हैं, तत्व हो या यौगिक हो, ठीक है, यौगिक भी हो तो भी, तत्व हो तो भी, तत्व या यौगिक कुछ भी हो, ठीक है, केवल मिश्रण बनाने के लिए क्या बोलते हैं, मिश्रण बनाने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ वो मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो मिश्रण कहलाता है। किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। कोई नया यौगिक का निर्माण करते हैं क्या, नहीं करते हैं इसमें। लेकिन तत्व में अगर देखें तो यौगिक में देखें तो तत्व क्रिया करता है ना भाई, क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करता है। तो यौगिक में क्या होता है, नया यौगिक का निर्माण करता है कौन, तत्व, क्रिया करके, लेकिन इसमें यौगिक का निर्माण नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट है मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, मतलब उसका जो संगठन है वो परिवर्तन हो सकता है। लेकिन नए पदार्थ का जो संगठन है सदैव अस्थायी होता है, मतलब कि जो मिल गया ना, मिल के जो अलग मतलब एक अस्थायी पदार्थ बन गया, जो पदार्थ बन गया वो क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन मिश्रण में फिक्स नहीं होता है, उसको पृथकनीय मतलब अलग किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है आपका, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। जो मिश्रण है ना उसमें जो जो पदार्थ है ना उसके घटक जो है उसके गुणधर्मों को दर्शाता है। लेकिन यौगिक में क्या होता है कि नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं, ठीक है, नया पदार्थ का जो गुणधर्म है वो पूरी तरह से भिन्न होता है। और क्या बोल रहा है मिश्रण में फोर्थ पार्ट में, घटकों को जो भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है भौतिक विधि द्वारा। लेकिन इसमें घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक परिवर्तन प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। सिर्फ रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही क्या किया जा सकता है, इसको पृथक किया जा सकता है। लेकिन ये सिंपल सुगमता से आसानी से पृथक हो सकता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं इस पॉइंट को कि समूह 2 द्वारा जो प्राप्त सामग्री है वो क्या कहलाता है, आपका यौगिक कहलाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि मिश्रण और यौगिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं जो समूह 2 द्वारा जो बना था हम लोग को, दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया। क्या पाया, यौगिक पाया। गर्म किए तो उसमें वो तो यौगिक बन गया ना, कंपाउंड बन गया ना, उसमें और भी केमिकल आके मिल गया, जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह क्या हो गया, वो भिन्न हो गया, ठीक है। यौगिक का जो संगठन है वो पूरे पदार्थ में समान है। यौगिक का जो संगठन है वो पूरे पदार्थ में क्या है, समान है। जैसे ये पदार्थ और ये पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ बन गया, तो यहाँ पे सब इसका जो पूरा पदार्थ में जो संगठन होगा वो क्या होगा, समान होगा, क्योंकि एक अलग पदार्थ बन गया ना। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की जो बनावट और रंग है, रंग भी सभी स्थानों पर समान है। तो यौगिक का जो बनावट और रंग है वो भी क्या होगा, सभी स्थानों पर
समान होगा। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को भिन्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। मतलब ये जो आरेख दिया हुआ है किसका, तो पदार्थ की भौतिक और रासायनिक पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को। तो आप इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या एनसीईआरटी है तो बहुत अच्छा बात है, आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ चैप्टर क्या होता है आपका, कंप्लीट होता है 3 पार्ट में। अगर अगला 2 पार्ट, पीछे वाला 2 पार्ट आप नहीं देखे हैं तो आप जा कर के देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू।